आप सभी को नमस्कार। यहाँ शब्द उत्सव है, शब्द सत्ता की बात हो रही है। शब्द को यदि हम देखें और शब्द के साथ भाषा जुड़ी है, दरअसल हम तमाम तरह के परिचय अपने जीवन में अपना खुद का देते हैं। एक देह का परिचय है, नाम का परिचय है, अपने जन्म स्थान का परिचय है, एक शिक्षा के रूप में हमारा परिचय आता है, एक परिचय हमारा अपने पेशे के रूप में आता है, एक परिचय हमारी रुचियों से बनता है। तो तमाम तरह के परिचय हैं, लेकिन जिस परिचय को लेकर थोड़े से हम इन दिनों कम सतर्क हैं, वह परिचय हमारा भाषा है, हमारा संवाद है, हमारी शैली है। जिस परिवर्तन की बात अभी मंच से हो रही थी, हमारा जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। हम रोज बन रहे हैं, रोज बिगड़ रहे हैं, रोज संवर रहे हैं, रोज विकृत हो रहे हैं, लेकिन सबसे कम सजग यदि मुझे कहीं नजर आते हैं तो वो भाषा है, जिसको लेकर हम कम सजग हैं। और जब मीडिया की बात होती है, वैसे मूलतः मीडिया माने हर वो माध्यम जो हमें अभिव्यक्त करने का मौका देता है वो मीडिया है, लेकिन हम यह बात उस मीडिया की कर रहे हैं जो आमतौर पर जैसे हम समझते हैं हमारे अखबार, हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल्स, हमारे तमाम वो माध्यम जिससे हम अपने शब्द उसके जरिए अभिव्यक्त होते हैं। और मीडिया की भूमिका, एक पत्रकार की भूमिका आमतौर पर यह होती है कि अपने आसपास जो चीज़ें घटनाक्रम घट रहा है उसको वो बड़े बृहत्तर समाज तक पहुंचाए, उसकी भाषा ऐसी हो जो समाज समझ पाए, जो उसके पाठक हैं, जो उसके दर्शक हैं, उसको जान पाए और सूचित हो पाए। उसके अलावा चूँकि आज़ादी के लंबे संघर्ष के दौरान देश में मीडिया ने, अखबारों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रुचि निर्माण की, निर्देशन करने की, अवधारणा, हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की। तो ये जो साहित्य सम्मेलन में आज हम बैठे हैं, साहित्य और पत्रकारिता एक ऐसी वेतरणी, एक ऐसी सरिता की तरह था जहाँ पर दोनों के बीच के परिचय गुत्थम गुत्था भी रहे, बहुत मिले, कभी उलझे, कभी आगे बढ़े, कभी दूर भी हुए, लेकिन भाषा एक सरोकार सबके साथ रहे। विगत कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि हमारी भाषा लगातार पिछड़ती जा रही है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भाषा को लेकर हमारे नवाचार कम होते जा रहे हैं, हम यांत्रिक ज़्यादा होते जा रहे हैं। हम जो रुचि निर्माण करने का काम करते थे मीडिया कर्मी के रूप में, जो समाज को सूचित करने का काम करते थे, जो साहित्य को पहुंचाने का काम करते थे, जो दृष्टिकोण बनाने का काम करते थे, वो अब उन शब्दों को, उन कोमल शब्दों को छोड़कर आक्रामकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे खास समय में जब AI हावी होता जा रहा है, उसकी पश्चात को, उसके दबाव के पश्चात को हम महसूस कर पा रहे हैं, ऐसे समय में मीडिया की भाषा पर बात करना और प्रियदर्शन जी के साथ में बात करना। प्रियदर्शन जी ने लंबे समय तक नेपथ्य में रहकर मीडिया की भाषा को संवारा है। इन दिनों में जनपक्ष चैनल के साथ में हमारे बीच में मौजूद है। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे लिख रहे हैं। मुझे याद आता है जब मैं मीडिया की भाषा की बात करता हूँ तो हमारे मध्य प्रदेश के कवि भवानी जी ने कहा था कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये एक तरह से चुनौती थी, चुनौती से ज़्यादा बड़ा पैमाना था कि आप मीडिया की, एक पत्रकार की क्या भाषा होनी चाहिए, किस अंदाज में वो प्रस्तुत होना चाहिए। मेरा पहला सवाल भी यहीं से, हम विगत कई दिनों से अलग अलग जगह पर आपको भाषा पर बात करते हुए देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मीडिया की भाषा से क्या समझना चाहिए? देखिए, अभी भाषा को लेकर, शब्द को लेकर बड़ी अच्छी बात हुई। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सामने बिल्कुल एक बड़ी विद्वत पंक्ति रखी हुई है और जो पिछला सत्र है उसमें शब्द के उपयोग होने को लेकर बहुत बात की। देखिए, जब मैं मीडिया की बात करता हूँ, असल में मीडिया तो समाज की कोख से ही निकला है। और एक बात समझने की है कि भाषाओं को हम नहीं बनाते हैं, भाषाएं भी हमें बनाती हैं। दुर्भाग्य से एक समाज के रूप में हम अपनी भाषा लगातार खो रहे हैं। लेकिन भाषा पढ़ाई लिखाई से नहीं आती है,
भाषा शब्द सीखने से नहीं आती है। भाषा कहीं, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, जब मैं किसी छात्रों के बीच होता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अखबारों में, टीवी चैनलों में, तमाम जगहों पे आप देखेंगे कि गजा के युद्ध में 5000 लोगों के मारे जाने की संभावना। तो मैं पूछता हूँ इसमें गलत क्या है? तुरंत जवाब आ जाता है कि संभावना शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आशंका इस्तेमाल होना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि फिर वो संभावना शब्द क्यों इस्तेमाल करता है जो डेस्क में बैठा है वो आदमी, चाहे जो एंकर है वो आदमी? जवाब आता है कि वह सावधानी में कर देता है, उसने कम पढ़ाई लिखाई की होगी, उसको शब्दों का मतलब पता नहीं होगा। मैं फिर एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि हमारे घर में जो काम वाली है उसका बच्चा बहुत बीमार है, वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है तो बोलती है कि इसको कुछ हो न जाए, वो नहीं बोलती मर जाएगा इसको बचा लीजिए। मृत्यु शब्द की छाया से वो अपने बच्चों को बचाना चाहती है, उसकी छाया नहीं पड़ने देना चाहती है। उसको किसी ने नहीं सिखाया कि भाषा क्या होती है। भाषा उसके सरोकार से बनती है, वो बच्चा उसका कुछ लगता है इसलिए उसने अपनी भाषा विकसित कर ली कि तो कुछ हो न जाए। अगर गाजा में मारे जाने वाले लोग हमें लगता है कि हमारे कुछ हैं, तब हमारी कलम संभावना लिखते लिखते ठहर जाएगी, हमारी जीव संभावना बोलते बोलते रुक जाएगी। ये काम इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा कोई लगता नहीं है। हम लोग एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। उस सिकुड़ने के ढंग से भाषा भी सिकुड़ती जा रही है, शब्द भी सिकुड़ते जा रहे हैं। एक बात और, शब्दों के अर्थ नहीं होते। शब्दों का मैंने भाव एक छाया होती है। मैं बोलता हूँ कि बाहर बादल बड़े घने हैं, हम सबके भीतर एक अलग तरह का बादल बन रहा है, एक अलग तरह का आसमान, एक अलग तरह का घनापन है। इस बात को हम भूलते हैं। आप देखिएगा, मैं अचानक निर्मल वर्मा की मुझे याद आ गई, वो गरीबी और दरिद्रता में अंतर करते थे। गरीबी के बारे में मैं जानता हूँ कोई भाषाविद दोनों में अंतर नहीं करेगा, हम सब जानते हैं कि दोनों का अर्थ एक होता है। लेकिन उनका कहना था कि गरीबी में एक तरह का स्वाभिमान होता है, दरिद्रता में एक तरह का ओछापन होता है। यानी हो सकता है कि कोई बहुत अमीर आदमी आपसे 2 पैसे अतिरिक्त उठा ले तो दरिद्रता अपनी प्रदर्शित करेगा, जबकि कोई गरीब आदमी आपके 4 पैसे लौटा दे, वो एक तरह की, जिसको मुक्तिबोध गरीबी बोलते थे, उसकी बात करेगा। लेकिन मैं शब्दों में बात कर रहा हूँ कि शब्द कैसे बनते हैं। एक दूसरा चिंतक ब्राजील का हुआ पाउलो फ्रेरे, उसने कहा कि गरीबी शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड पुअर, क्योंकि जब आप पुअर बोलते हैं तो उससे लगता है कि वो नियति से गरीब है, वो असल में उत्पीड़ित है। वो ऑप्रेस्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो ऑप्रेस्ड है। अब ये सारी बात हम कर सकते हैं, गरीब होना चाहिए नहीं, उत्पीड़ित लिखे न लिखे, ये सच है कि शब्द हमारे भीतर सदियों से बन रहे होते हैं। शब्द हमारी माँ से, हमारी दादी से, हमारी आवाज में हमारे पुरखे बोलते हैं। और आप देखिए कि हम माँ से एक अलग भाषा में बात करते हैं, पिता से एक अलग भाषा में बात करते हैं। कोई बच्चा माँ के पास जिद करता है तो पैसे दो, तुम तो देते ही नहीं हो, पापा से थोड़े उससे ज्यादा कि पैसे दे दीजिए। दोस्त के पास पूछते हैं पैसे मिल गए, तो भाषा उसकी बदलती जाती है, उसके संबंध उसके सरोकार के लिए बचते हैं। हम वो सरोकार खो चुके हैं, हम अनुभव करना भूल चुके हैं, स्मृति खो चुके हैं। आज इस सोशल मीडिया के दौर में शब्द बनेंगे कहाँ से? हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, हम शिमला पहुंचते हैं, शिमला देखते बाद में हम पहले उसका फोटो खींच के फेसबुक पे शेयर कर देते हैं और वाव आने लगता है, हमने मान लिया कि शिमला देख लिया। बाद में शिमला पे बैठने लिखने बैठते हैं तो पता चलता है कुछ हमारे पास है ही नहीं, हमने शिमला को देखा नहीं, जो अनुभव हमने जिया नहीं, जो अनुभव हमने किया नहीं, उसको व्यक्त करने को, उसको शेयर करने को बेताब है। तो हमारी स्मृति जा रही है, हमारे शब्द खोखले हो रहे हैं, हमारी भाषा खोखली हो रही है, समाज में यही इसलिए मिल जा रही है। आपने समाज के साथ में बात जोड़ी, लेकिन यही वो दौर था, यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं जिन्होंने देखा है कि अखबारों को पढ़कर हमने भाषा के संस्कार पाए। अखबार पढ़े जाते थे कि भाषा सीखी जाए,
फिर ऐसा क्यों दोहराया कि अखबार या मीडिया से दूरी बनाने के लिए कहा गया क्योंकि वो शब्द को विकृत करता था या भाषा को विकृत करता था? ये दो देखिए, अखबारों के बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि मतलब ये सच है कि बड़े लेखकों को पढ़ के हमने भाषा सीखी। राजेंद्र माथुर, राजकिशोर, प्रभाष जोशी, इन तमाम लोगों का कर्ज हम अपने ऊपर मानते हैं पत्रकारिता में, वो सिलसिला और भी लोगों तक जाता है। तो ये सच है कि एक दौर में, लेकिन वो अलग तरह के लेखक थे। ओवरऑल पत्रकारिता की भाषा जो है पहले तो पंडितालपूर्ण लगती रही मुझे एक दौर में, जनसत्ता ने उसको आम आदमी के करीब लाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं वहीं पर लौटूंगा कि अब धीरे धीरे अखबारी भाषा सरल और सहज होने की जगह सपाट होती चली गई है। 2 मरे 12 घायल वाली भाषा। जनसत्ता में मुझे याद है एनडीटीवी में तो काम करते हुए गिरावट को हमने बाद में देखा टीवी चैनलों में। बहुत साल पहले एक खबर छपी कि पुलिस ने 10 नक्सली टपकाए। मैंने पूछा कि टपकाए क्या होता है, मतलब ये कौन सी भाषा है? अगर ये सरल भाषा है और भाषा के पूर्वग्रह, भाषा के कई तरह के पूर्वग्रहों की छाया उस दौर में भी देखी, लैंगिक पूर्वग्रहों की छाया, मतलब और तमाम तरह के राष्ट्रवाद की छाया। भाषा हमारी बहुत सारे पूर्वग्रहों से, बल्कि मुझे आज ही मैं बात कर रहा था किसी नरेश जी थे उस समय, फूलन देवी का जब चंबल के बीहड़ों में आतंक था तो रविवार में एक शीर्षक गया, चंबल के बीहड़ों में दस्यु सुंदरी का आतंक। बाद के वर्षों में जब उन्होंने सरेंडर किया, मैंने देखा एक मतलब सूनी आंखों वाली, एक परेशान हाल, एक खरोंच वाले चेहरे वाली एक लड़की सामने आ रही है जिसमें लड़ाकूपन अपनी तरह का है, लेकिन मीडिया जो सुंदरता तक खोज रहा था, दस्यु सुंदरी में जो ग्लैमरस उसको दिखाई पड़ता था पहलू, वो बिल्कुल नहीं था। तो ऐसा नहीं, आप जिन चीजों से कोई जुड़ाव रखते हैं उन चीजों से, मतलब आपने जो बहुत अच्छी बात कही उनका वो भवानी प्रसाद मिश्र का कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तुलित और बात अपने मन की एक और बात एक अपने मन नहीं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तुलित, इसके बाद हमसे बड़ा तुलित, हमसे बड़ा तुलित। और शुरुआत उसकी वो है, कलम अपनी साथ और बात अपने मन की ठीक के एकाध, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तुलित, और इसके बाद हमसे भी बड़ा तुलित। गालिब ने एक दूसरा शेर कहा था, गालिब ने कहा था, रघु में दौड़ते फिरने के हम नहीं खाए, जो आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। तो लहू को आंख से टपकना पड़ता है तब भाषा बनती है, मीडिया की बने चाहे साहित्य की बने। और अगर वो आंख से नहीं टपकता है तब शब्दों की दीवार, शब्दों की पच्चीकारी जितनी खड़ी कर लें उससे न अखबार बनते हैं न साहित्य बनता है। लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं और समाज के साथ अगर मीडिया कदम कर रहा है तो नवाचार हुए हैं, लेआउट में, प्रस्तुति में, अलग अलग तरह के फीचर्स में, तो भाषा के स्तर पर जो नवाचार हमको दिखते हैं वो गिरावट वाले नहीं, वो उन्नत क्यों नहीं? असल में पिछले 2 दशकों में जो सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है वो भाषा पे ही हुआ है। सरलीकरण, सपाटीकरण की ओर हम बढ़े हैं लगातार भाषा सपाट हुई है। इसकी वजह मैं बार बार मीडिया की मैं वजह खोजने की जगह मुझे लगता है कि उसकी वजह हमें अपने समाज में खोजनी चाहिए। एक तो ये है कि जो पूरा का पूरा हिंदी मध्य वर्ग है वो अपने बच्चों को अंग्रेजी में भेज चुका। मैं नहीं जानता हूँ कि इस पूरे अभी मतलब इस प्रेक्षागृह में जितने लोग बैठे हैं उनमें कितनों के बच्चे हिंदी माध्यम स्कूलों में जाते हैं। शायद 10% घरों के बच्चे भी नहीं जाते होंगे, सबके सब अंग्रेजी माध्यम में जा रहे हैं। तो भाषा जो बची हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि मीडिया में माना जाता है कि अब हिंदी जो 8वीं फेल है वही लोग हिंदी पढ़ते हैं, इससे ऊपर वाले हिंदी चैनल भी नहीं देखते हैं। तो हम शायद आखिरी पीढ़ी लेखक के रूप में हैं, या फिर जिन घरों में पहली बार स्कूल जाने की शुरुआत हो रही है उन दलित आदिवासी घरों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का आग्रह बचा हुआ है और वहाँ लेखन बचा हुआ है। लेकिन जो पूरा का पूरा मध्य वर्ग है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो अपनी भाषा से गद्दारी कर चुका है, वो अंग्रेजी में जा चुका है, उसको हिंदी की परवाह नहीं। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ
अंग्रेजी का एक शब्द अशुद्ध चला जाए ये संभव नहीं है। हिंदी अब तमाम तरह की गलतियां बोलते चले गए। अंग्रेजी का पत्रकार राजदीप सरदेसाई, बरखादत सब हिंदी के हो गए, शेखर हिंदी के जर्नलिस्ट हो गए। हम तमाम लोग हिंदी के बने रहे, अंग्रेजी लिख सकने की क्षमता और पात्रता के बावजूद अंग्रेजी के नहीं हुए। तो एक तो ये है कि हिंदी का समाज हिंदी को छोड़ चुका है। दूसरा है कि जो बचा खुचा समाज है उसके लिए हमने हिंदी को तमाशे की भाषा बना दिया है। हम बड़े खुश होते हैं कि हिंदी तो बहुत आगे जा रही है, हिंदी में फिल्में बन रही हैं, हिंदी में वेब सीरीज आ रही है, हिंदी में दुनिया भर का सिनेमा आ रहा है, महान सिनेमा होते आ रहा है। तथ्य ये है कि हम सिर्फ तमाशबीन में बदल दिए गए हैं। तथ्य ये है कि हम हर जगह मतलब जो सरोकार की बात करते हैं, अनुराग हमारे सामने खड़े हैं, अनुराग बेचारे हमारे यहाँ के सबसे अकेले पत्रकारों में बच गए हैं, मेरे अलावा जो थोड़े बहुत सरोकार को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन जो लोग फैसले कर रहे हैं, हम हिंदी बस टीवी देखने की भाषा रह गई है, फुहड़ सिनेमा देखने की भाषा रह गई है। और इन दिनों तो वेब सीरीज में मतलब एक गंदी गाली सुन के पहले कान लाल हो जाते थे, अब ड्राइंग रूम में गालियां चल रही हैं। जो मध्यवर्ग था धीरे धीरे उपभोक्ता वर्ग में तब्दील हो चुका है। पहले हम अपनी समाज की फिक्र करते थे, अब सिर्फ ये देखते हैं कि जमीन कितने की मिल रही है, फ्रिज कितने का आ रहा है, अगला फ्लैट कितने में मिलेगा, ब्लैक की मनी कहाँ छुपाएंगे और कौन सी वेब सीरीज हमको 4 घंटे उलझाए रख सकती है। तो हिंदी तमाशबीनों की भाषा बदल दी गई है। और ये तमाशबीन टीवी पे भी हैं, ये सिनेमा घरों में भी हैं। जो 400 करोड़ का सिनेमा एक सप्ताह में 100 करोड़ का कारोबार करने वाली फिल्में हैं, वो महावाहियात फिल्में हैं। हम लोग उसको देख के 350 का पॉपकॉर्न खा के एक दिन में 1600 रुपये खर्च करके निकल आते हैं और 500 रुपये की किताब मिलती है तो हैरान होती है इतनी महंगी किताब और एक लेटर को परेशान होने के लिए कैसे मिलेगी, उसको कोई खेल होगा। तो हिंदी को हमने तमाशबीनों की भाषा बना दिया है। मतलब ये माना जाए कि मीडिया की भाषा में जो गिरावट या अवमूल्यन हम देख रहे हैं उसका दोष समाज के सर है। जो मीडिया संस्थानों में कहा जाता है कि पाठक की ये मांग है या क्लिक के लिए हम ये सब गिरावट कर रहे हैं, 18+ कंटेंट दे रहे हैं, क्या सीधा सीधा समाज का ही प्रभाव मीडिया का है? उसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा जिसका वास्ता मीडिया के अंदरूनी कामकाज से है। देखिए मतलब ये सच है कि चाहे फिल्म का डायरेक्टर हो चाहे अखबार का संपादक हो, वो थोपता तो दर्शक और पाठक पे अपनी सारी अश्लीलता परोसता है कि दर्शक तो देख रहा है, पाठक तो पढ़ रहा है कि आदमी तो आ रही है। ये एक बात है। लेकिन असल में आप ध्यान से देखिए कि 90 के दशक में जब भारत में टीवी आया तो जो ढंग के पत्रकार थे, जो नवभारत टाइम्स में, हिंदुस्तान में, जनसत्ता में, दूसरी जगहों पे थे, जो सुरक्षित थे, वो टीवी चैनलों में काम करने नहीं थे। टीवी चैनलों में जो आईएनएस बिल्डिंग के सामने खड़े लड़के होते थे जिनको भाषा नहीं आती थी, वो पहुंच गए काम करने। उनकी इकलौती खूबी ये थी कि वो माइक को लेके नेता के मुंह में ठूस देते थे कि आप बताइए प्याज इतना महंगा क्यों हो रहा है। बोलता था कि मैं तो कृषि मंत्री हूँ, आप वित्त मंत्री से पूछिए मैं क्या बताऊँ। वो पलट के बोलता था कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि मुझे क्या सपना आता है, इनको तो पता ही। तो इस बेशर्मी, इस ज्ञान, इस बहादुरी के साथ जो लोग आए अगले 2 साल में उन्होंने प्रिंट वालों को बताना शुरू किया कि ना ये लोग तो जो अच्छे पत्रकार थे वो पीछे छूट गए, जो खराब पत्रकार थे टीवी में बढ़ते चले गए। एक किस्सा ये है, एसपी सिंह जो आज तक के संपादक थे, उनकी मृत्यु के 10 साल बाद मेरी जनसत्ता में एक लेख लिखा था। उन दिनों मैंने एसपी के चेलों को उस लेख में खूब गाली दी। एसपी के साथ एक बात थी कि मतलब उनके चेले बड़े वफादार चेले, आज तक वो एसपी के लिए आपसे लड़ जाएंगे। तो मैंने दीवान हमारे साथ काम करते थे, दीवान ने मुझसे बात की, कहा कि केदर्शन सच्ची बात क्या है कि एसपी जब हम लोगों को गढ़ रहे थे तो एसपी नंबर 1 से नंबर 10 वही थे, 11वें 12वें 13वें नंबर पे हम थे। अचानक एसपी चले गए और 4 टीवी चैनल खुल गए, तो जो 6ठे नंबर का था कहीं पहले नंबर पे आ गया, जो 7वें नंबर का था क्या कि उनको न साहित्य आता था, न संस्कृति आती थी, न राजनीति ठीक से आती थी, वो टीवी चैनल चलाने लगे। एक तीसरी दुर्घटना 2004 के आसपास हुई, ऑनलाइन मीडिया आया, तो जो टीवी चैनलों में सबसे निकम्मा आदमी होता था तो उसको भेज दिया कि जाओ इन सारी चीजों को तुम ऑनलाइन डाल दिया करो।
अगले 10 वर्ष में ऑनलाइन मीडिया सबसे मजबूत हो गया और सबसे निकम्मा आदमी सबसे ताकतवर हो गया। तो आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन मीडिया है वो बिल्कुल सेमी पॉर्न मीडिया है, मतलब वो डरा देने वाले, आप उसके शीर्षक पर के आप बच्चों के साथ देख नहीं सकते। रात को महिलाएं क्या पहन के नहीं सोती हैं, इस पे वहां चर्चा होती है, और कैसे आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इस पे आपको चर्चा होती है। बिल्कुल डरावना परिदृश्य है वहाँ ऑनलाइन पत्रकारिता में। एक बार एक लेख मैंने नवभारत टाइम्स में लिखा था और 2014 के पहले की बात मोदी जी के खिलाफ लिख दिया था। नवभारत टाइम्स में नहीं लिखा करता था। एक हमारे मित्र नीरेंद्र नागर जो ऑनलाइन के संपादक हैं, हम दोनों ने मिलकर काम किया। 72 गंदी गंदी गालियां थी, जिसमें सबसे कमजोर गाली थी कि मैं किसी का दलाल, ये सबसे कमजोर गाली थी, बाकी गालियां तो 72 गंदी गंदी गालियां एक लेख पे थी, जिस समय ट्रोलिंग का ऑनलाइन सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि आप कैसे दर्शक बना रहे हैं, इतने गालियां मुझे जब सत्ता में तो नहीं मिलती हैं, इतनी गालियां दूसरी जगहों पे नहीं मिलती हैं, नवभारत टाइम्स कैसे पाठक बना रहा है। आज वही काम सारे ऑनलाइन मीडिया के कर रहे हैं। तो जो आपने पूछा था उसका एक जवाब तो ये है कि जो सोशल मीडिया का मामला है वो है अपनी जगह, जो समाज का मामला है वो है, लेकिन मीडिया के भीतर जो लोग आए, जो मीडिया के भीतर लोग आए इन वर्षों में, जो प्रिंट के छटे हुए लोग थे वो टेलीविजन में आ गए। उनकी इकलौती खूबी ये थी कि वो आंधी तूफान, एक काम जो टीवी ने किया जो भाषा से थोड़ा अलग है, मैं उस पर जरूर फोकस करना चाहता हूँ। टीवी ने पहली बार लड़कियों को दिखाया कि कितनी साहसी, कितनी बहादुर है। मतलब प्रिंट में जो लड़कियां आती थी काम करने, तो पहले तो कह रही क्या काम करेंगी ये, ज्यादा को चलो सिलाई बुनाई की बीट दे दो, पकवान की बीट दे दो, ज्यादा तेज दिख रही तो आर्ट कल्चर में भेज दो, साहित्य को कवर करने भेज दो। 21वीं सदी की शुरुआत में मैंने देखा कि नीता शर्मा थी एनडीटीवी में कि मैं तो क्राइम कवर करूंगी। पता चलता है कि सुनामी होती है, एक लड़की नागपट्टनम पहुंच जाती है, माइक लिए हुए लड़की, बाबरी मस्जिद के ध्वंस की गवाह निधि कुलपति रही, जो केस लड़की थी, उनकी 25 साल की उम्र थी। तो एक तरह की जो लैंगिक बराबरी का माहौल है वो दूरदर्शन टीवी ने पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं है। उसने बड़े पैमाने पे लड़कियों को फील्ड में भेजा और बहुत सारे इल्जाम उन्होंने झेले, लेकिन वो अयोग्य हैं, उनको ज्यादा मौके मिलते हैं। लेकिन सच है कि जब हम धमाकों की जगह